परफेक्ट। तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। नमस्कार सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सेशन में आए, इस वेबिनार में आए, और आज के इस वेबिनार में हम जो है वो अपने निवेश की एक मजबूत नींव रखेंगे, जिससे आगे चल के हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल आना चाहिए किसी भी निवेशक के मन में कि हम निवेश को क्यों करें, निवेश करना ही क्या क्या ज़रूरत है निवेश करने की। हम लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कहीं ना कहीं से व्यवसाय कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो निवेश करने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो निवेश करने का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन होता क्या है, तो इन्फ्लेशन को समझने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आज आपने 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, राइट। लेकिन अगर आप वो 100 रुपये जो आपके पास थे उसका 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के बजाय वो 100 रुपये आप अपने पास तिजोरी में रख लें और 10 साल बाद उस तिजोरी में से 100 रुपये निकालें और पेट्रोल पंप पे जाके उस पेट्रोल पंप वाले को बोलें कि ये 100 रुपये का पेट्रोल डाल दे, तो क्या 10 साल बाद आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हो सकता है आधा लीटर भी ना मिले, राइट। तो इसी महंगाई के बढ़ने को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी आपका पैसा समय के साथ कमज़ोर हो रहा है। मतलब आज तो आपने 1,000 रुपये कमाए या आज तो आपने 5,000 रुपये कमाए, अगर आपने उस पैसे को उस तिजोरी में रखा और 10 साल बाद बाहर निकाला तो वो 5,000 रुपये की वैल्यू 5,000 नहीं है, वो 5,000 रुपये की वैल्यू आज के 2,500 रुपये की वैल्यू है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं और आपका पैसा वहीं का वहीं रुका हुआ है, राइट। तो इससे एक चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पैसे को कम से कम उतना बढ़ना पड़ेगा जितना मार्केट में या देश में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, राइट। अभी के टाइम पे कंट्री में हमारे इन्फ्लेशन रेट है 6.5%। मतलब अगर आज आपने 100 रुपये की कोई चीज़ है मार्केट में, तो 1 साल बाद वो 106 रुपये 50 पैसे की हो जाएगी, राइट। तो इसे कहते हैं 6.5% इन्फ्लेशन। अब अगर आपका 100 रुपये का नोट 106 रुपये नहीं हुआ अगले साल तक, तो आपका पैसा कमज़ोर हो गया, आपका पैसा वीक हो गया, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई, राइट। तो कम से कम आपके पैसे को 6.5% तो बढ़ना ही पड़ेगा, तभी कुछ फ़ायदा होगा, वरना आज के आपके 100 रुपये कल 94 रुपये हो गए, 6 रुपये तो कम ही हो गए, राइट। तो पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट नहीं करना है, हमें उससे भी ऊपर जाना है, जिससे हमारा रिटायरमेंट सिक्योर रहे, क्योंकि हम लाइफ टाइम तो काम नहीं कर पाएंगे, राइट। हो सकता है कोई लोग 50 में रिटायर हो, 55 में हो, 60 में हो, उसके बाद का जो जीवन है वही। तो उसके लिए आपको एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसलिए आपके पैसे को इन्फ्लेशन को भी बीट करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा पैसा आगे बढ़ेगा जो हमने ऑलरेडी कमाया है। कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए ही सबसे पहले तो निवेश करना है। अब निवेश करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। इस सेमिनार में, इस वेबिनार में थोड़ी सी हार्ड बातें होंगी, थोड़ी सी टफ बातें होंगी, लेकिन अगर आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से चलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में कोई भी रुकावट बिल्कुल भी नहीं आएगी, राइट। तो कुछ बातें जो हैं जो निवेश करने से पहले ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है कि इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। अब इसका मेरा क्या मतलब है, तो निवेश को, जो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी है, मान लीजिए आप महीने में 10,000 रुपये कहीं पे निवेश कर रहे हैं हर महीने, राइट। अब उस निवेश की जर्नी को ख़राब करने के लिए कैसी कोई घटना हो आपके जीवन में कि आपका निवेश का जर्नी ख़राब हो जाए। पहला वो चीज़ है इमरजेंसी। अब मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि आपको जो पैसा आपने हर महीने डालना था वो आप कहीं और लगा रहे होंगे, इमरजेंसी से बचने के लिए लगा रहे होंगे, इमरजेंसी को टैकल करने के लिए लगा रहे होंगे, राइट। तो इसीलिए सबसे पहला रूल जो है निवेश का वो यही है
कि एक आप अपना इमरजेंसी फंड तैयार करें। इमरजेंसी फंड से मेरा क्या मतलब है कि जो आपका मंथली एक्सपेंस है, मान लीजिए आप महीने में आपका खर्चा 50,000 रुपये है, 30,000 घर का रेंट है, 20,000 आपके खर्चे हैं, बिजली का बिल, किराना, सब कुछ मिला के मान लीजिए 50-55,000 रुपये है, फीस बच्चों की मिला के सब कुछ। तो 6 महीने के हिसाब से आपके पास 3 लाख रुपए कम से कम अलग पड़े होने चाहिए कि ये पैसा तो मेरा इमरजेंसी फंड है, इस पैसे को मैं कभी यूज नहीं करूंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं तभी यूज करूंगा जब मेरे लाइफ में कोई इमरजेंसी आएगी। और जैसे जैसे आपके मंथली एक्सपेंस बढ़ते जाएं, वैसे वैसे आप अपने इमरजेंसी फंड को भी एडजस्ट करते जाओ। मान लीजिए आपके बच्चे की फीस अब नहीं आपको देनी, वो बड़ा हो गया है, अब वो अपनी जॉब कर रहा है, तो आपका महीने का खर्चा 50,000 से कम होकर 40,000 हो गया। तो आप जो है 40 को 6 से गुणा करें, 2,40,000 रुपये आपके अलग पड़े होने चाहिए, कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस। अगर आपका एक्सपेंस बढ़ गया है, मान लीजिए 50,000 से 1 लाख हो गया है, आप बड़े घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो अब आप 1 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 लाख रुपए आपके पास अलग से रखे होने चाहिए फॉर इमरजेंसी पर्पजेस। तो ये हो गया हमारा इमरजेंसी फंड। और ये इमरजेंसी फंड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए इमरजेंसी के टाइम। तो जो आप 10,000 रुपये हर महीने सेव कर रहे हैं, वो 10,000 रुपये आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड तैयार होगा सर, राइट। अब दूसरी चीज़ क्या है जो आपके इन्वेस्टमेंट को हिंडर करती है, आपके इन्वेस्टमेंट में अड़चन डालती है, वो है हेल्थ इश्यूज, राइट। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई या फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेने की बहुत ज़रूरत है अपने लाइफ के ऊपर या हेल्थ के ऊपर, राइट। क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि हमारी लाइफ कितनी है। भगवान ना करे अगर हमारे किसी भी मेंबर के घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए कि जो सबसे ज़्यादा अर्निंग मेंबर है उनके घर का, उनको कुछ हो जाए, राइट, तो क्या फैमिली का क्या होगा, राइट। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था थोड़ी सी हार्श बातें होंगी आज के सेशन में, लेकिन अगर आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉलो किया तो आप बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे, राइट। तो अगर गलती से फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाए तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो है इंश्योरेंस, राइट। अब इंश्योरेंस कई तरह के आते हैं मार्केट में, यूलिप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इनकम इंश्योरेंस, रिटायरमेंट इंश्योरेंस और दुनिया भर के इंश्योरेंस आते हैं। हमें सिर्फ 2 टाइप के इंश्योरेंस में पैसा लगाना है, और वही सबसे सस्ते भी हैं और सबसे अच्छे भी हैं। 2 टाइप के इंश्योरेंस है, पहला है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है हमारा टर्म इंश्योरेंस। बात खत्म। इसके अलावा इंश्योरेंस, अच्छा सबसे पहली बात, टर्म इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एजेंट आपको कभी नहीं बताएगा, पूरी ज़िंदगी में भी नहीं बताएगा कि सर आप टर्म इंश्योरेंस ले लो। वो बताएगा सर आपको एक यूलिप प्लान बताता हूँ, इससे आपका निवेश भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, आपको रिटर्न भी मिलेंगे और आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भी डालते जाओ। उसमें कोई रिटर्न नहीं होते, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको 2% 3% रिटर्न मिलेंगे, जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी आपको मिल जाते हैं, राइट। और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बाद में जाके आपको 20-30 लाख रुपए हाथ में मिलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए आप साल में अगर आप महीने में 2 लाख रुपए कमाते हैं, साल के आप 24 लाख रुपए कमाते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं ये चाहूँगा कि जो मेरी फैमिली है वो कम से कम उसके पास 5 साल का तो खर्चा हो या 2-3 साल का तो खर्चा हो सस्टेन करने के लिए अगर मुझे कुछ हो जाए, राइट। तो उसके लिए होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि आपको अगर किसी दिन कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो अब टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता है, ये यूलिप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इनकम इंश्योरेंस, ये सभी से बहुत सस्ता है। टर्म इंश्योरेंस अगर आपको 1 करोड़ का चाहिए और आपकी उम्र अगर 35 साल से कम है, तो टर्म इंश्योरेंस महीने के 700 रुपये से 750 रुपये के बीच में आ जाता है। अगर आपकी उम्र और कम है, अगर आप 30 साल के हैं, तो शायद 600 रुपये में भी महीने के आ जाए। तो क्या 600 रुपये महीना, जो कि हमें पता भी नहीं चलता, जो हम खर्च कर देते हैं, वो आपकी लाइफ को, आपके फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत कम नहीं है, राइट। तो टर्म इंश्योरेंस आप ज़रूर कराएं, जो भी 35 साल से नीचे यहाँ मेंबर है वो तो ज़रूर कराएं, राइट। टर्म इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी टर्म इंश्योरेंस है, मैंने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराया। महीने के मेरे को 1500 से लेके 1700 के बीच में कुछ अमाउंट देना पड़ता है,
राइट। तो अगर मुझे कुछ हो गया कल को तो मेरे फैमिली को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी अगर मेरी साल की इनकम 25 लाख है तो 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, इन्फ्लेशन को भी अगर हम एडजस्ट कर दें तो 5 साल के लिए मेरी फैमिली स्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। आज की डेट में अगर आपको कुछ हो गया तो 5 लाख रुपए का बिल हॉस्पिटल में ऐसे ही आ जाता है और पता भी नहीं चलेगा कि 5 लाख रुपए का बिल कब हॉस्पिटल वालों ने बना दिया, राइट। अगर कुछ बड़ी चीज़ है, कोई सीरियस मैटर है, तो 20 लाख का बिल तो आप समझ लीजिए कि आएगा ही आएगा, 15-20 लाख रुपए तो कहीं नहीं है, राइट। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना भी बहुत ज़रूरी है। पता चला आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया, और आज के डेट में जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सभी के पास होना चाहिए। नहीं तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है उल्टा गेम हो जाए कि आपको इन्वेस्टमेंट अपनी बेच के हेल्थ का खर्चा भरना पड़े। अब इसके अगेंस्ट लोग क्या तर्क देते हैं, वो ये देते हैं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस से क्या फ़ायदा है, मैं आज 20,000 रुपये हर महीने कहीं इन्वेस्ट करता हूँ या 10,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, जब वो बढ़ जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस के टाइम पे निकाल लूँगा, राइट। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम देते हैं, मान लीजिए आपको 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, जो आप उसका प्रीमियम देते हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ गई, और हो सकता है जिस टाइम आपने इन्वेस्ट करना चालू किया उसके तीसरे साल में ही ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, तो आपका म्यूचुअल फंड अभी तक हो सकता है मैच्योर ही ना हो, आपको रिटर्न ही इतने अच्छे नहीं मिले हो अभी तक। तो आप क्या करेंगे, आपको 25 लाख रुपए कहीं और से जुगाड़ करने पड़ेंगे। जबकि अगर आपने प्रीमियम देना है, प्रीमियम कितना होगा, 20,000 रुपये होगा, और वो प्रीमियम आपने समझ लीजिए 25 लाख के लिए आपने सिर्फ 40,000 रुपये दिए होंगे 2 साल के लिए, तीसरे साल में आपने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया, राइट। मैं अगर रीसेंट एग्जाम्पल बताऊं, मेरे पास मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है और मेरे को रिसेंटली किडनी स्टोन हो गया था, राइट। तो मेरा किडनी स्टोन का खर्चा अराउंड 2.5 लाख आया था। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में अभी तक टोटल 2.5 लाख पे ही नहीं करा इन प्रीमियम। मेरे को 10 साल नहीं हुए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हुए, बट स्टिल हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने मुझे 2.5 लाख रुपए का क्लेम दिया और मेरा फ्री में सर्जरी हुआ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा, राइट। इसीलिए ये 2 टाइप के इंश्योरेंस ही लेने हैं, इसके अलावा कोई तीसरा इंश्योरेंस नहीं लेना। कोई भी अगर आपको इंश्योरेंस एजेंट आके बोले कि सर ये इंश्योरेंस ले लो, बाकी टर्म इंश्योरेंस सब बेकार है, बकवास है, किसी की बात मत सुनना, सिर्फ यही 2 हेल्थ इंश्योरेंस लेना। मैं इंश्योरेंस नहीं बेचता हूँ, मेरा आपको ये बताने में कोई भी फायदा नहीं है, राइट। तो ये 2 इंश्योरेंस के अलावा हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये जो 2 बेसिक चीज़ें हैं अगर आपने कर ली तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एकदम सिंपल हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी के लिए आप तैयार हैं, हेल्थ इमरजेंसी के लिए आप तैयार हैं, डेथ के लिए आप तैयार हैं, अब आपकी इन्वेस्टमेंट के रास्ते में कोई नहीं आएगा, राइट। तो ये है हमारी इन्वेस्टमेंट करने की नींव जो तैयार हो गई, राइट। अब हम निवेश करने के लिए एकदम तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, राइट। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि अरे भाई साहब ये तो बड़े लोग करते हैं, हम छोटे लोग कहाँ ये सब निवेश करेंगे, या कहाँ हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, कहाँ टर्म इंश्योरेंस लेंगे, राइट। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अगर आप महीने के 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करो तो इन द लॉन्ग रन वो आराम से 50-60 लाख रुपए बन जाएंगे, अगर आप 10% ईयरली कंपाउंडिंग पे भी करते हो, राइट। तो इसीलिए इन्वेस्ट जल्दी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलो कि मैं देर से 10,000 रुपये से चालू करूँगा जब मेरे पास बहुत पैसा आएगा, तो वो टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि खर्चे तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वॉलंटरली ज़बरदस्ती एक स्टेप उठाना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, आज ही करना चालू करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, मैं एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है, 6 टाइम्स अपने मंथली इनकम का फंड जो है अलग से रखें, आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दूसरा, इंश्योरेंस लेके रखने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, इसके अलावा कोई तीसरा इंश्योरेंस ले लेना, कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आपको आके कुछ भी बताए, राइट। अब आ जाते हैं, अब इन्वेस्टमेंट्स के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, राइट। एक सबसे पहला तरीका, इससे स्टॉक से भी पहले हम बात करेंगे एफडी के बारे में, ठीक है। एफडी बहुत ज़्यादा प्रचलित था आज से कुछ साल पहले, राइट। एफडी में क्या होता था, आप बैंक को पैसे देते थे, बैंक मन ही मन आपके ऊपर हंसता था, ठीक है। ये बैंक आपके सामने कभी नहीं हंसेगा, आपके ऊपर मन ही मन हंसेगा और वो पैसा रख लेगा और आपको 4 से 5% इंटरेस्ट लाके दे देगा, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। मैंने आपको बता ही दिया, 6.5% अभी कंट्री में इन्फ्लेशन है, एफडी रेट 5% है, राइट। मतलब आपका पैसा
₹1.5 हर साल कम तो हो ही रहा है, राइट। लेकिन पहले के लोग क्या समझते थे कि ठीक है, एफडी में पैसा कम से कम कहीं जा तो नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको बैलेंस आउट करने का भी एक तरीका है कि सारा पैसा स्टॉक्स में नहीं डालना है, क्योंकि अगर सारा पैसा स्टॉक्स में डाला और किसी दिन वो नेगेटिव हुआ तो आपकी सालों की मेहनत जो आपने हर साल पैसा धीरे धीरे करके डाला वो वेस्ट हो जाएगी, राइट। तो हमको हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है। कैसे बैलेंस करनी है? तो एक रूल होता है कि अगर आपको इक्विटी में कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो कितना इन्वेस्ट करना है? 100 माइनस आपका एज। मतलब अगर आपका एज 40 है, ठीक है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो का 60% से ज़्यादा इक्विटी में यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर मेरी एज 30 साल है तो आप 70% आपके पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ 7,000 रुपये ही मैं स्टॉक्स में डालूंगा, बाकी मैं कहीं सेफ जगह पे डालूंगा कि ठीक है अगर स्टॉक्स नेगेटिव जाएं तो सेफ्टी भी मेरे पास होनी चाहिए, राइट। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपकी एज 60 साल है तो आप सिर्फ 10,000 में से 4,000 रुपये डालेंगे स्टॉक्स में, बाकी 6,000 किसी सेफर जगह डालेंगे। स्टॉक से सेफर हो सकता है आप डेट फंड में डालें, हो सकता है आप गोल्ड खरीदें, हो सकता है आप रियल एस्टेट में पैसा डालें, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया स्टॉक्स का फंडा। 100 माइनस एज जो है वो आपका परसेंटेज होना चाहिए स्टॉक्स का जितना आप इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर भी, राइट। सेकेंड चीज़ जो है वो है स्मॉल केस। म्यूचुअल फंड से बेटर ऑप्शन है आज की डेट में स्मॉल केस, जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है लास्ट वेबिनार में जो हमने होस्ट किया था, राइट। बहुत से मेंबर्स आई थिंक रिपीट भी हैं, उनको इसके बारे में डिटेल भी होगी। अब स्मॉल केस को मैं हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ क्या होता है, म्यूचुअल फंड से क्यों बेटर है। यहाँ एक तो एक्सपेंस रेशो नहीं लगता, जो म्यूचुअल फंड आपसे 2% कमीशन लेता है। सेकेंड, यहाँ पे आपको एक बास्केट मिलती है बहुत ही बढ़िया से तैयार की हुई, आपको कुछ नहीं करना है, जाके क्लिक करना है और वो बास्केट आप खरीद लेते हैं और अच्छे रिटर्न भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो मैं इसका लिंक हमारे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप पूरा वेबिनार वो देख सकते हैं, वो भी 40-45 मिनट का सेशन हमने किया था। थर्ड ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे गोल्ड। अब गोल्ड एक सेफर ऑप्शन है। सेफ ऑप्शन इसलिए है क्योंकि गोल्ड जो है इन द लॉन्ग रन हमेशा बढ़ता है। गोल्ड कभी भी अपना वैल्यू लूज नहीं कर रहा है इन द पास्ट डेज, राइट। कभी भी वैल्यू लूज नहीं कर रहा है, इन द लॉन्ग रन अच्छा होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इनफैक्ट 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो है फिजिकल गोल्ड, एक है डिजिटल गोल्ड, राइट। अब फिजिकल गोल्ड में प्रॉब्लम जो अगर मैं आपको बताऊं क्या है, वो ये है कि फिजिकल गोल्ड अगर आप कभी भी लेने जाते हैं सुनार से, ज्वेलर से, तो अगर आप 20,000 रुपये का कोई टॉप्स लेने गए हैं या फिर कोई अंगूठी लेने गए हैं तो उस 20,000 रुपये के गोल्ड में 3,000 रुपये या 2,000 रुपये या 2,500 रुपये डिपेंडिंग अपॉन उसका कैसा डिज़ाइन है आपको मेकिंग चार्ज भरना पड़ता है, राइट। वो मेकिंग चार्ज तो सुनार अपने पास रखता है कि भाई मैंने इस सोने का बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है, उसके पैसे हैं, सोने के वज़न के पैसे नहीं हैं। लेकिन यहीं पे दूसरी ओर अगर आप डिजिटली खरीदते हैं तो अगर आपने 20,000 रुपये का गोल्ड खरीदा है, इसका मतलब ये है कि 20,000 रुपये का सोना आपके पास आया, कोई बनावट के चार्ज नहीं है क्योंकि वो डिजिटली आपके पास स्टोर्ड है, डिजिटली आपके पास रखा गया है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो आपका कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। प्लस डिजिटल गोल्ड में आप कम अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड अगर आप लेने जाएंगे तो कम से कम आप 1 ग्राम या 2 ग्राम का तो कोई चीज़ बनवाएंगे ही, राइट। तो वो हो गया 10,000 रुपये। लेकिन अगर मैं 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने जो है स्टॉक्स में ऑलरेडी अगर मेरी एज 30 साल है 70% डाल दिया है तो मेरे पास 3,000 रुपये ही बचे हैं गोल्ड लेने के लिए, राइट। तो मैं गोल्ड में डिजिटली 3,000 का भी खरीद सकता हूँ, 2,000 का भी खरीद सकता हूँ, 1,000 का भी खरीद सकता हूँ और फिजिकली मेरे को कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ रहा है, राइट। और किसी दिन अगर मेरा मन है तो मैं गोल्ड अपने घर भी डिलीवर करा सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, राइट। तो ये हो गया हमारा गोल्ड का प्रॉस्पेक्ट कि गोल्ड कैसे सेफर भी है और आज के मार्केट में कैसे बेटर मेथड्स आ गए हैं कि छोटा जो आदमी है जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता वो गोल्ड में निवेश भी कर सकता है, राइट। एक चीज़ और यहाँ पे है वो है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में बहुत बड़ा हमें कैपिटल चाहिए होता है, तो अगर आपके पास एक लंप सम है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है तो आप क्या करें। तो आज की डेट में मार्केट में एक कंसेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात भी कर रहे हैं, वो है
पॉड सिस्टम। अब पॉड सिस्टम क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये एक बड़ा सा लैंड है, राइट, और ये लैंड जो बिल्डर है उसने ऑलरेडी सैमसंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जब ये मैं अपनी बिल्डिंग बना लूँगा तो ये तुम्हें लीज पे दे दूँगा, ठीक है। तो सैमसंग ने ऑलरेडी ये लैंड की डील बिल्डर से कर ली है, राइट। तो बिल्डर क्या करता है, ये लैंड को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सेम स्टॉक्स वाला कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लैंड को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है अलग अलग, राइट। तो अगर मान लीजिए ये पूरा लैंड 10 करोड़ का था और अगर मैं इसके 10 हिस्से कर दूं या 100 हिस्से कर दूं तो एक हिस्सा कितने का हो गया, 10 लाख का हो गया, राइट। तो अगर किसी के पास ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है लैंड खरीदने का, तो वो क्या कर सकता है, वो 10 लाख का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकता है, राइट। उस छोटे से हिस्से में अब जितना भी इसका पूरा रेंट डिसाइड किया है बिल्डर ने सैमसंग के साथ या कोई भी बड़ी एमएनसी के साथ, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, जो भी, राइट, तो वो हिस्सा आपने जितने पॉड्स खरीदे हैं, एक पॉड का मतलब होगा एक रियल एस्टेट का शेयर। शेयर मार्केट में क्या होता है, कंपनी की हिस्सेदारी होती है, एक छोटा छोटा हिस्सा है, उसी को हम एक शेयर कहते हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पे भी रियल एस्टेट में भी आजकल ये सिस्टम आ गया है कि आप एक छोटा सा हिस्सा लेके रख लें 10 लाख का या 5 लाख का, और उसके हिसाब से आपको आपकी रेंटल इनकम जो है, रियल एस्टेट से जो इनकम है वो मिलती रहेगी। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 100 हिस्से हैं और मैं 2 हिस्से ले लेता हूँ तो मुझे इसके दूसरा हिस्सा, बेसिकली डबल हिस्सा, डबल शेयर के हिसाब से रेंट हर महीने मिलता रहेगा। लीज जो है मेरी सैमसंग के साथ ही है। इसे बोलते हैं अनलॉकेबल रियल एस्टेट। अनलॉकेबल मतलब आप इस पे ताला लगा के नहीं जा सकते कि ये तो मेरी ज़मीन है, ताला लगाया और चल दिए, नहीं। वो ज़मीन सैमसंग के पास है, सैमसंग अपना वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, बिल्डर को रेंट दे रहा है, और जो रेंट आप तक बिल्डर स्प्लिट करके पहुँचा रहा है, राइट। तो ये है हमारा रियल एस्टेट का आज का मॉडर्न मेथड। अभी तक किन्हीं मेंबर्स के कोई भी सवाल हैं, कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ पूछें, मैं ज़रूर आंसर करना चाहूँगा। जी जी अभय जी। ये टर्म इंश्योरेंस जो होते हैं जी इनका सेटलमेंट रेशियो के बारे में कितनी रिलायबिलिटी है? राइट। तो टर्म इंश्योरेंस का सर जो सेटलमेंट रेशो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या कहते हैं, कौन सी कंपनी, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है वो, मतलब किस टाइप का मतलब कितना सेटलमेंट करती है। कुछ कंपनी बोलती है कि 99% सेटल करते हैं, कुछ 97% सेटल करती हैं, कुछ 98% सेटल भी करती हैं। बस एक दो चीज़ें ध्यान में रखने की ये होती हैं कि आप जो भी चीज़ें बता रहे हैं कंपनी को वो सारी सच बताएं, कोई भी झूठ ना बताएं, क्योंकि हो सकता है बाद में आपने बताया कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और मैं टर्म इंश्योरेंस मुझे दे दो, पता चला बाद में जाके कंपनी को पता लगा आपकी हेल्थ फाइल से कि नहीं यार, जब इन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया था तब इनको ऑलरेडी हार्ट में प्रॉब्लम था, राइट, तो आपका टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम था, आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, तब आपको महंगा इंश्योरेंस मिलता, लेकिन क्योंकि आपने दिखाया कि आप स्वस्थ थे, थोड़े सस्ते के चक्कर में आपका इंश्योरेंस बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। लाइक अगर स्मोकर है तो बताना पड़ता है पहले। हाँ, स्मोकर है तो बताना पड़ता है, बिल्कुल पूछते हैं कि आप स्मोक करते हैं या नहीं, आपकी उम्र क्या है, और वो इंश्योरेंस का रेंज होता है, 25 से कम वालों के लिए अलग प्राइस होता है, 25 से 30 वालों के लिए अलग होता है, 30 से 35 के लिए अलग होता है, ऐसे ब्रैकेट्स बने होते हैं। जी अनिल जी। क्या होता है, जी बहुत बार पढ़ने को मिलता है कि कोर्ट में केस करना पड़ा, कंपनी ने डिनाई कर दिया राइट claim, राइट राइट ऐसी राइट बातें बहुत किस्म की। राइट वो बहुत सारे। ये जी, हाँ बोलिए बोलिए। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है सर। हर बार कंपनी की गलती नहीं है, कभी क्लाइंट की भी होती है, कभी कंपनी भी करते हैं, नो डाउट। लेकिन ये ऑनलाइन जो कंपनियां बेचती है इंश्योरेंसेस, इनसे जाना बेहतर है किसी एजेंट या खुद कंपनी की साइट पर जाकर खरीदे? सर आजकल जो ऑनलाइन कंपनीज है जैसे पॉलिसी बाजार फॉर एग्जांपल, ये काफ़ी रिलायबल रिसोर्सेज हैं। एजेंट क्या है ना सर, एजेंट जो 1 to 1 होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जहाँ पे उनको ज़्यादा कमीशन मिल रहा होता है वहाँ पे वो लोग आपको वो इंश्योरेंस बेच देते हैं, राइट। क्योंकि ये कंपनी एक बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं, तो इनको 20, 50, 100 रुपये ज़्यादा कमीशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। ये लोग आपको एकदम सही चीज़ बताते हैं कि सर आपकी अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, आप ये वाला इंश्योरेंस ले लीजिए, राइट। तो इसलिए आप पॉलिसी बाज़ार से जाएं, वो आप वहाँ पे आपको इंसान कॉल करता है और आपको पूरा अच्छे से समझाता है और एंड तक आपको इंश्योरेंस दिलवा के ही मानेगा। एंड
सेकेंडली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात पूछना मुझको। जी मैं तो अभी बैंक से रिटायर्ड हो गया। जी। हाल ही में मेरा है हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी, ओके। लेकिन अभी मैंने आज पढ़ा कि बैंक का एक पॉलिसी आया है। अभी उसमें रिटायर्ड पर्सन को विथ डोमिसिलियरी एंड विदाउट डोमिसिलियरी से बोथ है, तो 4 लाख के लिए नियर अबाउट 95,000 उनका किस्त बनता है। ओके। तो ये प्रीमियम बहुत हायर साइड लगता है। 95,000 सर? सर बहुत हायर साइड है ये एक्चुअली। एंड फॉर द रिटायर्ड पर्सन सीनियर सिटीजन जी 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 जी। विदाउट डोमिसिलियरी 55,000 एंड कुछ अबाउट। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस कंपनी ढूंढना, ये भी पॉलिसी बाजार से जा सकता है। राइट राइट सर, बिल्कुल पॉलिसी बाज़ार से जा सकते हैं सर। अभी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप मतलब हमारे साथ भी करते हैं तो हम भी आपकी इंश्योरेंस वगैरह और टर्म इंश्योरेंस लेने में हेल्प भी करते हैं सर। ठीक। जी अनिल जी। अनिल जी आपका प्रश्न है, आप म्यूट पे हैं। हेलो अनिल जी, आप नीचे माइक बटन दबा के अनम्यूट कर सकते हैं, फिर आपकी आवाज़ मुझे आने लगेगी। मुझे आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही है। जी सर। अरे यस, अब मेरी आवाज़ सुनाई देती है आपको? जी जी अनिल जी बिल्कुल। हाँ, ये मेरा सवाल है कि रियल एस्टेट में जो आपने बताया पावर सिस्टम चलती है, जी लेकिन ये जैसे छोटे छोटे लोगों की सेफ्टी कैसे इंश्योर करें बिल्कुल सर। कि सर इसमें सेफ्टी का क्या रहता है, आपके साथ प्रॉपर अग्रीमेंट होता है, ठीक है। और जो बिल्डर होता है वो ऑलरेडी बहुत ट्रस्टेड बिल्डर होता है। जैसे क्या कहते हैं, भूटानीज़ हैं एक बहुत बड़े बिल्डर, ठीक है। अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो आपको पता होगा। तो वो ऐसा सिस्टम करते हैं, प्लस एट द सेम टाइम रेरा, ठीक है, रेरा करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है गवर्नमेंट ने। वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं कि आपके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले अगर आपको पता हो तो सुपर टेक और ये बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं, आम्रपाली, ये सारे ग्रुप ने ऑलरेडी बहुत सारे फ्रॉड कर दिए हैं, लोगों से पैसा ले लिया और घरों के पोजेशन नहीं दिए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रेरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। आपको एक रेरा कोड होता है, हर प्रॉपर्टी का एक रेरा कोड होता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है, कोई भी बिल्डर जो बड़ा बिल्डर है, अगर आप घर खरीद रहे हैं तो उनसे पूछिए रेरा कोड क्या है यहाँ का। अगर वो रेरा कोड आपको नहीं देता है तो वो प्रॉपर्टी रेरा के पास रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आपके पास एक रेरा कोड होगा, जिससे आपको पता चल सकता है आपकी प्रॉपर्टी सही है या फ्रॉड है या क्या वो कर रहा है। तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से सर ये बिल्कुल सिक्योर है। ओके, नाइस, थैंक यू। जी सर। और कोई प्रश्न, कोई सवाल किन्हीं मेंबर्स के? जितेंद्र जी, राजेश जी, आप सभी हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं। आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सवाल हैं जो मैं? नहीं सुशांत जी, अभी तक तो नहीं है, ठीक ठाक है, समझ आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। तो यही था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमें जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो नींव है, अगर हमने ये सही रखा तो आगे चल के हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हमारे सारे इमरजेंसीज, हमारी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी टेकन केयर है, राइट। आगे चल के हम किसी सेशन में, इनफैक्ट अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम पॉलिसी बाजार पे जाके देख सकते हैं कि कौन से टर्म इंश्योरेंसेज हैं, उनका प्रीमियम क्या है एज के हिसाब से। जी जी अभय जी। जी सर। कि अभी आपने रियल एस्टेट के बारे में बताया अभी, जी। तो एक म्यूचुअल फंड की तरह रिट्स भी एक कुछ होता है हाँ ना, हाँ हाँ, RITs? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर REIT, सर REIT क्या होता है? REIT भी इसी टाइप से होता है। REIT को बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करता है? वो एक ऐसी कंपनी होती है जो कि आपके पूरे फिनेंसिस का टेक केयर करती है। आपको खाली, जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं उसी टाइप से आप REIT में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा बजट 20,000 का है, राइट। वो जो REIT है एक तरीके से आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मेरे पास 20,000 रुपये हैं, आपके पास 20,000 रुपये हैं, राजेश जी के पास भी 50,000 रुपये हैं। सब ने मिला के म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दिया, उनको बोला आप पैसा डालो, जैसे जैसे रिटर्न आएगा वैसे वैसे आप हमारे रेशो में बांट देना। मैंने 20 डाला है तो मुझे 20 के हिसाब से मिलेगा, आपने 20 डाला है तो आपको 20 के हिसाब से मिलेगा, राजेश जी ने 50,000 डाला है तो उनको 50,000 के हिसाब से मिलेगा, राइट।
ऐसे ही रियल एस्टेट में, ऐसे रियल एस्टेट में भी REITs क्या करते हैं, वो बहुत मतलब जैसे सेल टावर्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, रिटेल सेंटर हो गए, वेयर हाउस हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, ये सारे खरीदते हैं बेस्ड ऑन जो पैसा कलेक्ट होता है और उसके बेसिस पे आपको रेंटल इनकम प्रोवाइड करते हैं। तो ये REIT होता है सर। लेकिन अभी हाल ही में ये तो कंसेप्ट अभी नया नया शायद आया है जी market में। जी जी। और कोविड के दिनों में 2 साल में मैंने पढ़ा कि उसके रिटर्न काफ़ी कम हुए क्योंकि सब बाजार तो बंद था। राइट सर, कोविड में। जी जी सर, कहें। तो इसका ऑन जैसे कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में जाके ऑन एंड एवरेज एटलीस्ट 10 to 12% रिटर्न बनता है पैसे। जी तो इसका क्या हो सकता है? जी सर, ये नया नया है। जी सर। तो सर देखिए, गवर्नमेंट ने तो इनको पास थ्रू स्टेटस दे दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एज सच, राइट, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि आपको एडवांटेज यही है कि आपके पास जो कैपिटल है वो कम है, राइट, तभी आप अपना रियल एस्टेट पूरा नहीं ले रहे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप छोटे कैपिटल से इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियली रहेगा, क्योंकि रियल एस्टेट जो है एट द एंड ऑफ द डे बढ़ना ही है। अगर आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिटीज़ लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं, नोएडा आजकल सर बहुत ट्रेंड में है, मतलब वहाँ पे एक्चुअली नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसके बाद वहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है, मुंबई में एक है, सेकंड नोएडा में आ रही है फिल्म सिटी, राइट, और वहाँ पे एयरपोर्ट भी है। तो इसकी वजह से नोएडा आजकल बहुत ट्रेंड में है। एट द सेम टाइम हैदराबाद बहुत ट्रेंड में है। तो सर अगर वहाँ की कोई कंपनी जो है REIT है उसमें आप निवेश करेंगे तो आपको डिसेंट रिटर्न मिल सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो ये कंपनी कहाँ पर इन्वेस्ट करती है ये भी उसमें हाँ डिफाइन हाँ होता है? हाँ सर, पूरा डिस्क्लोज्ड होता है जी। और कोई प्रश्न हमारे मेंबर्स के? अमित जी, शशि मैम, विशाल जी? कूल, नो प्रॉब्लम। तो सर अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे कोर्सेज भी हैं हमारे, जिसमें हम लोग बहुत डिटेल में सबको समझाते हैं कि कैसे आपको निवेश करना है। एक तो है निवेश की तैयारी, वो सर आपके निवेश के लिए आपको रेडी करता है आपके लिए। जी विपिन जी आपका प्रश्न है, बताएं। विपिन जी आप म्यूट पे हैं, आप माइक बटन दबा के बोल सकते हैं। विपिन जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। हेलो जी विपिन जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने काफी सालों से, लगभग 10-15 सालों से मैं कॉल पुट ऑप्शन में मैं ट्रेड करता हूँ। जी। तो कॉल पुट ट्रेड करने में मुझे प्रॉफिट तो होता है और मुझे अच्छी रिटर्न भी मिलती है, लेकिन इसमें मैं मानसिक रूप से बहुत ही थक जाता हूँ और अब मैं ये बंद करके मैं प्योर डिलीवरी करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टेंशन और बहुत ख्याल रखना पड़ता है सर जी। जी। तो इसके लिए क्या अभी मुझे इसका अल्टरनेट मुझे करना चाहिए? हाँ सर, डिलीवरी में अच्छे आप रिटर्न्स निकाल सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग चालू कीजिए, बहुत डिसेंट रिटर्न्स आपको उसमें मिलते हैं। मैं पर्सनली खुद स्विंग ट्रेडर हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं साइड बाय साइड ट्रेडर हूँ। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। आप स्टॉक खरीदिए, 2-4 दिन 10 दिन रखिए और उसके बाद 15% 17% रिटर्न निकाल के उसको बेच दीजिए, सबसे बेस्ट सर। तो इससे बेटर मैं ये सोचता हूँ कि ये ट्रेडिंग, मतलब ये अभी क्या कि मेरी जो अभी एज 60 के आसपास होने जा रही है जी। तो मैं अभी रिटायर्ड होकर मैं अगर समझिए कोई ETF है या अथवा निफ्टी इंडेक्स है, इसमें अगर मैं बाय करके एवरेज में इसमें करता रहूँ जी तो ये सबसे ज्यादा कम जोखिम वाला होगा ये, बजाय वो स्टॉक के। राइट सर। आप अगर उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आपको रिस्क भी कम लेना है तो डेफिनेटली आपके लिए ETFs बेस्ट हैं। अगर आप स्मॉल केस की साइड जाना चाहें तो आप एक ऑल वेदर इन्वेस्टिंग करके स्मॉल केस है उसको ले सकते हैं। उसमें 2 ही ETFs हैं, एक है निफ्टी 20 और एक है गोल्ड 20। ये 2 ही ETFs हैं और उसको वो लोग बैलेंस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। कभी निफ्टी को ज़्यादा बैलेंस कर देते हैं, कभी गोल्ड को ज़्यादा बैलेंस कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन। तो सर आप उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं सर। जी सर, आपका बहुत ही शानदार रहा ये और बहुत ही कुछ हमको जानने मिला है सर जी। थैंक यू विपिन जी। यस, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे कोर्सेज भी हैं जहाँ पे हम लोग
सिखाते हैं। जैसे फर्स्ट कोर्स है निवेश की तैयारी, ये हमने बहुत ही कम प्राइस पे रखा है क्योंकि इसमें हम लोग एक तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको बताते हैं कौन सा लेना आपके लिए सही है। हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि कोपे वाला क्लॉज आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कोपे का मतलब होता है कि कंपनी आपको बोलती है कि अगर 10% कोपे है तो जो भी बिल आएगा, मान लीजिए 5 लाख का बिल आया तो 10% आपको देना पड़ेगा, 90% कंपनी देगी। अगर 30% कोपे है तो 1.5 लाख आपको देना है 5 लाख के बिल में, और बाकी 3.5 लाख कंपनी देगी। तो कोपे का क्लॉज नहीं होना चाहिए किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में, ये ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे क्लॉज होते हैं जिनके बारे में ध्यान रखना है हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त। और ऐसे ही टर्म इंश्योरेंस में भी रहता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो निवेश की तैयारी में सिंपल ये है कि हम लोग आपको हेल्थ इंश्योरेंस बताते हैं कौन सा सही है सही नहीं है, बाकी टर्म इंश्योरेंस बताते हैं। बेसिकली आपको रेडी कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें पे आपको तैयार कर देते हैं। फिर आपको एक एक म्यूचुअल फंड भी डिसाइड करवा देते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते रहिए और अच्छा, फिर भूल जाइए। एचडीएफसी का ऑप्टिमा सिक्योर है फॉरेक्स, वो कैसा है हेल्थ प्लान, वो लेने जैसा है? सर अब ऐसे तो नहीं पता है, देखना पड़ेगा ऐसे तो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस है सर। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ हाँ राइट। तो जैसे सेकंड है वो है हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम ये बताते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कैसे निकालने हैं। जैसे कि आज से कुछ टाइम पहले अगर हम देखें, अगर कोई स्टॉक का हम नाम ले, टाटा मोटर्स अगर कभी जब होगा कम दाम पे तो किसी ने जब अगर वो ले लिया होगा तब आज वो कितने अच्छे वैल्यूएशन पे उसका पैसा बन चुका होगा, राइट। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक निकालते हैं जिनकी वैल्यू आज के हिसाब से बहुत सस्ती है, राइट। जैसे अगर आपको कोई टी शर्ट मिल जाए बहुत सस्ती 200 रुपये की और कपड़ा बहुत अच्छा हो तो वो हो गई अंडर वैल्यू टी शर्ट। लेकिन वही टी शर्ट अगर 5000 की है तो आप बोलेंगे यार क्या 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 तरीका है, 5000 की टी शर्ट का क्या मतलब है, राइट। सिमिलरली ऐसे ही स्टॉक्स भी होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, राइट। अगर आप उनको चुन के निकाल लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको उसमें बेनिफिट होगा। इसमें हम लोग आपको बताते हैं कि बेसिकली वैल्यूएशन, एबिटा, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, ये सारी चीज़ें। जी 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 सर, हाँ सर, मैं सॉरी, मैं मेरा नोट नहीं कर पा रहा था जी, अभी बल्कि हुआ तो ये मैं तो मुझे जैसे प्रॉपर्टी के लिए बताइए, बम्बई में अगर रियल एस्टेट में कहीं करना है तो कहाँ कर सकते हैं सर ये तो थोड़ा रिसर्च का टॉपिक हो जाएगा, डिपेंड करता है सर आपका कैपिटल कितना है, आप मतलब कितना 50 लाख रुपए मान लीजिए सर। अब भाई उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि 50 लाख में बॉम्बे में क्या मिलेगा। हो सकता है सर बॉम्बे से 100 किलोमीटर किसी एक डायरेक्शन में आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो, अगर आप बॉम्बे के रहने वाले हैं तो सर आप वो भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सर ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसी के बाद ही बता पाऊँगा सर। मैं एक्चुअली बॉम्बे में भी नहीं रहता तो इतना मुझे वहाँ का आइडिया भी नहीं है सर। राइट, ओके सर, थैंक यू। जी जी। थर्ड है सर हमारा सक्सेसफुल ट्रेडर मास्टर क्लास। इसमें जो भी मेंबर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो भी मेंबर्स चाहते हैं कि मार्केट में ट्रेड करके अच्छे रेगुलर रिटर्न्स निकाल पाएँ टाइम टू टाइम, वो हमारे सक्सेसफुल ट्रेडर मास्टर क्लास में भी एनरोल कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस क्लास। उसमें क्या हम बताते हैं कि कैसे कंपनी के फंडामेंटल्स एनालाइज करने हैं, कैसे बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करना है, कैसे फार्मा सेक्टर को एनालाइज करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एनालाइज करना है, कैसे सीमेंट सेक्टर को एनालाइज करना है। ये सारी चीज़ें बैक टू बैक हम लोग पूरा शुरू से लेके एंड तक पढ़ाते हैं। जनरली इन कोर्सेज़ का प्राइस ये है 2499, 6499, 8499 और 9499। बट क्योंकि आप सभी लोग आए, इस सेशन की शोभा आप सभी ने बढ़ाई, तो आपके लिए हमने सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट दे दिया है। और ये बहुत ही कम प्राइस पे है, इससे कम इतना कम हमने कभी भी हमारे कोर्सेज को नहीं सेल किया है, क्योंकि आप सभी लोग आए हैं तो हम इस प्राइस पे दे रहे हैं। अगर आप सभी मेंबर के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो सर प्लीज़ मुझसे पूछें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या फिर कोर्स रिलेटेड कोई भी सवाल मैं बताने के लिए सर खुश रहूँगा सर। परफेक्ट, कूल। ये जो ऑफ़र है सर, ये ऑफ़र वैलिड है आज 9 o'clock तक। उसके बाद सर वापस हम इन्हीं प्राइस पे आपको कोर्स मिलेगा, राइट। ट्रेडिंग वाला भी, फंडामेंटल वाला भी, वैल्यू वाला भी और निवेश की तैयारी, ये चारों कोर्सेस। अगर एक बार मैं स्लाइड वापस से रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई मेंबर्स लेट आए थे या उन्हें कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे रोक के बिल्कुल पूछ लें। हेलो सुशांत जी। जी इंदर जी। सर गोल्ड भी इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे रहता है? आई इन्वेस्टेड आई थिंक 2 लाख रुपीस इन 2012। ओके।
सो रिटर्न तो कोई खास नहीं मिली मुझे राइट सर, वो एक्चुअली एज ऑन टुडे। राइट सर, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी आपने 10 साल कर लिया है, आप और थोड़ा वेट करेंगे Yes. तो आपको रिटर्न बिल्कुल मिलेगा। आपने सर गोल्ड बीज में 2012 में इन्वेस्ट किया था। यस सर। गोल्ड बीज सर मैं देख रहा हूँ, आई थिंक उस टाइम 32,000 के आसपास या 34,000 के आसपास था कुछ समथिंग। तो आज भी क्या एनपीए कुछ कैपिंग भी होती है 10% की या समथिंग? नहीं सर, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कैपिंग का रहता है गोल्ड बीज में। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। पहले ये निप्पन गोल्ड था, नाउ इट इज सम रिलायंस गोल्ड और समथिंग। सर अभी भी Gold आई थिंक निपन गोल्ड बीज ही है, निपन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज। हाँ हाँ राइट सर, अभी इसमें आई थिंक इसमें स्प्लिट भी बहुत बार हुआ है, राइट? तो करेक्ट, राइट एक्सचेंज हुआ है, हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। राइट, जैसे सर अभी 43 के आसपास चल रहा है ना? हाँ जी आपने सर 34,000 पे लिए थे सर, 5-6 यूनिट आपने लिए होंगे, करेक्ट। राइट? तो सर उस हिसाब से सर आपको थोड़ा मतलब ठीक रिटर्न तो इसमें मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं पे मिला ना, आप देखिए कहाँ मिला मुझे 10 साल में कितना रिटर्न मिला। सर जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आपका आई थिंक 5x तो हो गया होगा 5x कैसे हो गया? सर। मैं जो निपन आई इन्वेस्टेड 2 lakhs, राइट अभी आप देखिए वो टोटल कितना हो गया राइट एज सर। ऑन टुडे। हाँ सर, मैं वही बता रहा हूँ आपका। माय मैं मनी शुड हैव बीन डबल्ड बाय नाउ। यस 10 डेफिनेटली, साल में एटलीस्ट डबल तो हो जाना चाहिए, राइट। तो डबल भी नहीं हुआ। डबल क्या, आई थिंक पता नहीं 25% के आसपास ही ऊपर आया होगा तो आया होगा। 25% के ऊपर तो सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 2012 में 25 रुपए के आसपास मेरे को निपॉन इंडिया दिखा रहा है सर, ETF गोल्ड बीज। हाँ एंड अभी सर 45 के आसपास चल रहा है सर। तो आपको ऑलरेडी क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट डबल तो सर होने ही वाला है। हाँ 80% आ गया फिर। राइट राइट राइट। बट आई इन्वेस्टेड 2 lakhs रुपीस, अभी मेरे को आई डोंट नो कितना मिलने वाला है, आई एम नॉट कैलकुलेटेड। आई डोंट थिंक, मजा नहीं आया आई डोंट थिंक सर अब मैं इस पे मज़ा नहीं आया, फिर मैं सर क्या बोलूँ। एज पर रिटर्न्स यू से नो। राइट सर, आई गेट योर पॉइंट। आई मीन वही सर, ये रिस्क पे भी डिपेंड करता है कि सर आप कहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं, कहाँ पे नहीं। देखिए हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं 2012 से लेके अभी तक, जैसे रिसेंट कोविड आया, राइट? तो अगर आपने इक्विटी में किया होता, हो सकता है आपको बेटर रिटर्न्स होते, लेकिन वही चीज़ है, आपको 2012 में नहीं पता था कि इक्विटी में डालने से आपको फ़ायदा होगा, राइट? नहीं इक्विटी में भी है, बट आई इन्वेस्टेड कि सिक्योर रहेगा एंड Right. एटलीस्ट नीचे तो नहीं जाएगा। करेक्ट, मुझे ऐसा था। राइट। तो सर आपको ऑलरेडी 80% तो सर मतलब अप्रिसिएशन मिला ही है, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, आई विल कैलकुलेट कितना हुआ है, मुझे पता नहीं है कितने हैं, पर अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs आई इन्वेस्टेड इन दैट। डेफिनेटली सर आप बिल्कुल देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा सर। ठीक है सुशांत जी, मैं फिर आपसे इंटरेक्ट करूंगा। डेफिनेटली जी अभय जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सुशांत जी आप रिपीट करने वाले थे, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। ओके पंकज जी, तो थोड़ा समराइज कर देता हूँ जल्दी कि पहला सवाल था कि इन्वेस्ट क्यों करना है, तो उसका आंसर था इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अभी इंडिया में 6.5% के आसपास इन्फ्लेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज 100 रुपये कमाए हैं और उसे तिजोरी में रख दिया है, राइट, और 10 साल बाद अगर आप वो निकाल रहे हैं, तो वो 100 रुपये का सामान जो आज आपको मिल रहा है वो 10 साल बाद आपको नहीं मिलेगा, राइट? मतलब आपका पैसा धीरे धीरे उसकी वैल्यू लूज कर रहा है, क्योंकि जो 100 रुपये की चीज़ आज थी वो 10 साल बाद डेफिनेटली 200 रुपये की हो गई होगी कम से कम। तो आपका 100 रुपये सर आधा रह गया, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो कम से कम हमारा पैसा उतना बढ़ना चाहिए। मैंने अगर मेहनत करके आज 100 रुपये कमाया है, तो अगले साल उतना तो हो जाए कि जो जितना महंगाई बढ़ रही है उतनी तेज़ी से मेरा पैसा भी बढ़े, राइट? कम से कम 100 रुपये 106.5 रुपये तो हो जाना चाहिए, राइट? तो इन्फ्लेशन से टैकल करने के लिए एक तो हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें इन्फ्लेशन से भी बेटर करना है, राइट? तभी हमें बेनिफिट भी होगा, नहीं तो हम बराबरी पे हैं और अगर कुछ नहीं कर रहे तो हम हार रहे हैं, राइट? सेकंड, निवेश करने से पहले कुछ बातों का क्या ध्यान रखना है कि इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। लाइफ में कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो एक इमरजेंसी फंड बना के रखें। अपने मंथली एक्सपेंस का 6 गुना अलग से रखें कि मेरे पास एक इमरजेंसी फंड है। अगर मैं महीने का मेरा 1 लाख का खर्चा है, तो 6 लाख मेरे पास अलग से होने चाहिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, राइट? जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल के ना इमरजेंसी को डील करना पड़े, राइट? हो सकता है मैंने आज इन्वेस्ट किया, 1 महीने बाद सब कुछ डाउन है,
राइट। तो मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 10% नेगेटिव है और इमरजेंसी भी आ गई, तो एक तो 10% का नुकसान वहाँ हुआ और इमरजेंसी में मेरी सारी इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हो गई, राइट। तो 6 टाइम्स आपका इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार होना चाहिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, राइट। फिर आ जाता है अपनी सुरक्षा का निर्माण, जो है कि आपको इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 टाइप के इंश्योरेंस लेने हैं, एक हेल्थ और एक टर्म। इसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आपको बोले सर यूलिप ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फिक्स्ड इनकम प्लान ले लो, कुछ भी ले, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, नहीं। उसको पूछना कि ये टर्म इंश्योरेंस है तो बता, हेल्थ इंश्योरेंस है तो बता, उसके अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं लेनी सर, राइट। इसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। टर्म इंश्योरेंस में होता है कि अगर भगवान ना करे किसी की लाइफ चली जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में मिलता है और इसका प्रीमियम बहुत कम होता है। इसलिए इंश्योरेंस एजेंट आपको कभी नहीं बताया, क्योंकि उसका कमीशन इसमें बहुत कम जाता है। 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए अगर आपकी एज 35 से कम है तो आपका आई थिंक 700-800 रुपये महीने में हो जाता है। अगर आप 2 करोड़ का करेंगे तो और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1500 के आसपास हो जाएगा आपका प्रीमियम, राइट। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली की सिक्योरिटी रहेगी। बाकी जो यूलिप प्लान है, ये सब प्लान है, उसमें आपको इतनी मेहनत करने के बाद 30-40 लाख रुपए मिलते हैं सर। वो भी 30-40 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता है। उसमें क्या रहता है, आप एक तरीके से समझिए, अगर आप 25 लाख साल के कमा रहे हैं तो आप ये तो चाहेंगे कि अगर आप कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली कम से कम 4-5 साल तक तो आराम से चल जाए, राइट। उसके बाद हो सकता है आपका अगला कोई अर्निंग मेंबर तब तक रेडी हो जाएगा अर्निंग के लिए, राइट। तो उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत है, प्रीमियम कम और पैसा ज़्यादा। बस ये है, लोग टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते कि यार इसमें तो अगर मरे ही नहीं तो क्या होगा, तो वापस ही नहीं मिलेगा ये पैसा। लेकिन आप ये प्रीमियम इसलिए भर रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए, हमें नहीं पता भगवान कब किसको बुला ले, किसी को नहीं पता, राइट। तो अगर कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली आपके लिए सिक्योर है। यूलिप प्लान में क्या रहता है कि अगर आपने क्लेम भी नहीं करा तो आपको वापस मिल जाता है। तो लोग, इंश्योरेंस एजेंट आपको ये बेच के बोल देते हैं कि सर टर्म इंश्योरेंस बेकार है, आप पैसा डालोगे ऐसे आपको थोड़ी कुछ होगा सर। मतलब थोड़ा मक्खन लगा देते हैं कि सर आपको थोड़ी कुछ होने वाला है, और टर्म इंश्योरेंस नहीं बेचते। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कि अगर आपके हेल्थ को कुछ हो जाए सर, तो आज की डेट में हॉस्पिटल में इजीली 5 लाख का खर्चा आना कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई सीरियस चीज़ हो जाए तो 15-20 लाख का खर्चा भी आ जाता है सर, राइट। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या सोचते हैं कि यार पैसा मैं इकट्ठा कर तो रहा हूँ, उसमें ले लूँगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम वर्सेस जो आपको मिलता है रिटर्न में, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे रिसेंट मेरा एग्जांपल है, मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, मेरा उसमें खर्चा 2.5 लाख आया था सर। 2.5 लाख तो मैंने अभी तक टोटल प्रीमियम नहीं भरा, मैंने टोटल प्रीमियम ही सर 60-70 हज़ार रुपये भरा। तो मेरा ऑलरेडी 2.5 लाख का बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी दे चुकी है। अब मैं 5 साल और भी प्रीमियम भरूँ तो भी बराबरी है, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे हेल्थ के अनुसार मुझे 5 साल में कुछ एक और चीज़ हो जाएगी जिसमें मैं क्लेम कर लूँगा सर, राइट। तो इसलिए ये 2 इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये 2 अगर आपने कर लिया तो फिर आप निवेश करने के लिए एकदम रेडी हैं, राइट। तो उसके बाद था स्टॉक्स सर। स्टॉक्स में उतना ही डालें परसेंटेज वाइज, जितनी आपकी एज है उसको 100 से माइनस कर दें। अगर आपकी एज 50 है तो 50% ही अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक्स में रखें। मतलब 10,000 रुपये अगर आप हर महीने डालते हैं तो 5,000 रुपये स्टॉक्स में, 5,000 किसी सेफ ऑप्शन में। एज 60 है आपकी तो 40% मतलब 4,000 स्टॉक्स में, बाकी 60% 6,000 रुपये गोल्ड में, रियल एस्टेट में, जहाँ भी आपको लगे सेफ ऑप्शन वहाँ डालें, राइट। सेम स्मॉल केस के बारे में हमने लास्ट वेबिनार में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मोटा मोटा बता दूं तो ये एक बास्केट होती है जिसमें बेसिकली आपको एक थीम के अकॉर्डिंग स्टॉक्स या ETFs आपको मिल जाते हैं। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग एक मेरा बहुत फेवरेट स्मॉल केस है, जिसमें सिर्फ 2 ही ETFs हैं, एक ये निफ्टी 20 और एक गोल्ड 20, राइट। ये ऑप्शन है, ये है गोल्ड। गोल्ड में क्या होता है कि सर अब आज के ज़माने में डिजिटल गोल्ड आ गया है, राइट। डिजिटल गोल्ड में बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं देने हैं, राइट। और यहाँ पे आप 1 रुपये का भी सोना खरीद सकते हो, 10 रुपये का भी खरीद सकते हो। सुनार आपको 10 रुपये का सोना बोलेंगे, आपको भगा देगा कि क्या बात कर रहे हो आप, राइट। सेकेंड, वहाँ पे मेकिंग चार्ज होते हैं। अगर आप 20,000 का कोई ऑर्नामेंट लेने जा रहे हो तो उसमें 2-3 हज़ार तो मेकिंग चार्ज है सर, वो आपको कभी नहीं वापस मिलेगा। आप दुकान से उतर जाएंगे, वापस चढ़ेंगे, बोलेंगे इसका तो वेट इतना है, 17,000 रुपये का सोना है, मैं ले लेता हूँ, राइट। यहाँ पे कोई मेकिंग चार्ज नहीं, आप डिजिटली खरीद रहे हो, जो गोल्ड का वेट है उतना आप गोल्ड खरीद रहे हो, राइट। तो ये यहाँ पे बेनिफिट है, और कभी भी बेच सकते हो, कभी भी अपने घर डिलीवर करा सकते हो, राइट। फिर रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, लेकिन आज के डेट में एक नया कंसेप्ट आया पॉड्स का और REITs का। पॉड्स में क्या होता है, मान लीजिए एक बड़ा सा रियल एस्टेट है, इसके जो बिल्डर है वो 100 टुकड़े कर देता है, राइट। मान लीजिए 100 टुकड़े हो गए, और उसने बिल्डर ने जो पूरा ये लैंड है ये सैमसंग या किसी बड़ी MNC को रिलीज पे दे दिया है ऑलरेडी रेंट पे। अब आपने ये एक टुकड़ा इसका खरीद रखा है, राइट, जो कि 5 लाख का है। ऐसे 100 टुकड़े के हिसाब से ये लैंड 5 करोड़ का हो गया, राइट। ऐसे 100 लोगों ने अलग अलग ले रखा है। अब क्या होगा, सैमसंग जो भी रेंट दे रहा है
तो उसका 100वां हिस्सा जो बिल्डर है वो आपको भेज देगा हर महीने। इसको बोलते हैं अनलॉकेबल रियल एस्टेट। अनलॉकेबल मतलब आप इसमें ताला लगा के नहीं जा सकते कि मेरी ज़मीन है, यहाँ से हटो, राइट। वो सैमसंग के पास है, सैमसंग इसमें अपना काम कर रहा है, रेंटल दे रहा है बिल्डर को, बिल्डर आपको आपका रेंट दे रहा है, राइट। उसका 5वां हिस्सा। इसमें क्या केवल REIT के थ्रू लगा सकते हैं या वैसे भी लगा सकते हैं? REIT के थ्रू भी लगा सकते हैं सर, बिल्डर के थ्रू भी लगा सकते हैं। REIT भी अच्छा ऑप्शन है। बिल्डर, अगर आपको बिल्डर पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कौन सा बिल्डर है, तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। REIT में सर आपको सेफ्टी मिलती है बहुत अच्छे से, बिल्डर के थ्रू भी मिलती है सर। जब से रेरा आया है, रेरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके रियल एस्टेट को सिक्योर करती है। पास्ट में आम्रपाली ग्रुप ने और ये सुपर टेक लोगों ने, ये सब लोगों ने बहुत सारे फ्रॉड किए। अभी रिसेंटली आपने देखा था वो टावर भी गिरा था, राइट। उन्होंने कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करे थे। तो रेरा आज की डेट में हर रियल एस्टेट के पास एक रेरा नंबर होता है। अगर आप कभी भी रियल एस्टेट देखने जाओ तो आप उनको बोलिए कि आपका रेरा नंबर क्या है, मुझे बताओ। अगर वो नहीं बताते तो आप सर उस रियल एस्टेट से दूर हट जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो वो ये बोलेंगे कि सर रेरा पे अप्लाई कर रखा है, नंबर आने वाला है। तो जब तक नंबर ना आए तब तक पैसा ना दें, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। एंड में सर हमने हमारा बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी डिस्कस किया था, क्योंकि ऑब्वियसली सर बिजनेस तो हर जगह है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग के सर 4 कोर्स हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट है निवेश की तैयारी। इसमें हम आपको हेल्प करते हैं इंश्योरेंस वगैरह, आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस कौन सा होना चाहिए, कौन से ऑप्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड है, रियल एस्टेट में REIT कौन सा अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। सेकंड वैल्यू इन्वेस्टिंग है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम लोग बताते हैं कि कौन से जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अंडर वैल्यूड से क्या मतलब है कि वही एग्जांपल, अगर आप कोई फ़ोन लेने जाए जिसमें सारे फीचर हो सैमसंग गैलेक्सी S के, जो सबसे महंगा फ़ोन है, और वो आपको 10,000 में मिल जाए, तो आप बोलेंगे यार तो बहुत सस्ता मिल गया मुझे, राइट। वही चीज़ अगर आप बोलें कि कोई फ़ोन 5 लाख का मिल रहा है, तो आप बोलेंगे यार ये कितना महंगा है, ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा है, राइट। तो ऐसे कुछ डिस्काउंटेड स्टॉक्स होते हैं जो कि अभी के टाइम पे बहुत सस्ते मिल रहे हैं, आगे जाके वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं। तो इस कोर्स में हम वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपको निकालना सिखाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं सर, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि वैल्यूएशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, एबिटा, देन प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल। ये सारी चीज़ें सर हम लोग 4 सेशन के कोर्स में सर पढ़ाते हैं पूरी डिटेल में, कि कैसे आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स चूज़ करने हैं। अगर आपने ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पिक कर लिए, चूज़ कर लिए, तो सर आप आराम से अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। सेकेंडली ये है ट्रेडर मास्टर क्लास, कि अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो सर आप ये क्लास ले सकते हैं। इसमें डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, लॉसेस से कैसे बचना है या मिनिमाइज करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। देन फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स में हर सेक्टर वाइज कंपनियों कैसे एनालाइज करें, कि भाई ये बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर के सर अलग रेशोज पे डिसीजन मेकिंग होता है। अब कुछ कंपनीज होती हैं जैसे सेल, गेल, ये हाई एसेट कंपनीज हैं, इनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, राइट, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, तो इनके पास जो है एसेट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। लेकिन अगर आप यही चीज़ देखने जाओगे TCS में, तो आप बोलोगे यार इस कंपनी के पास कोई एसेट ही नहीं है, ना कोई ज़मीन है, ना कुछ है, ना कोई प्लांट है, तो क्या कर रही है कंपनी, जीरो एसेट है, इसके पास कुछ नहीं है, 2-4 ऑफिस हैं, राइट, बाकी सारा कैश है। दूसरी तरफ सेल, गेल कंपनियों के पास कैश कम होता है, एसेट ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीज़ें चाहिए। तो कैसे एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को फंडामेंटली, वो हम फंडामेंटल एनालिसिस क्लास में पढ़ते हैं। वैसे प्राइस इन सबके ये हैं 2500, 6500, 8500, 9500, लेकिन क्योंकि सर आप सभी लोग आए तो हमने 10% डिस्काउंट किया है आप सभी के लिए, दिवाली ऑफर समझें, इससे कम कभी भी हमने हमारे स्टॉक कोर्स हेल्प नहीं करें। ये वैलिड है सर आज रात 9, 9:30 बजे तक। अगर आप रीच आउट करेंगे मुझे तो सर आपको ये प्राइस पे ये कोर्स मिल जाएंगे। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी डेफिनेटली पंकज जी। जब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है जी, तो वो बेसिकली प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जी। मतलब डिविडेंड देके बोनस दे रही है, तो वैल्यू क्यों कम हो जाती है हमारे शेयर की? ठीक है सर। वो डिवाइड हो जाती है उसमें। हाँ सर, तो सर वैल्यू इसलिए कम हो जाती है क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन है। देखिए सर कैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है जी। जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, राइट, और मेरे 2 मेंबर्स ने वो ज़मीन 25-25 मान लीजिए 25% ले रखी है, 25-25 लाख की ले रखी है, मेरे पास 50 लाख की ज़मीन है, राइट। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मेरे को उस ज़मीन से फ़ायदा हुआ, मैंने खेती करी, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने मेंबर्स को एज बोनस ज़मीन दे रहा हूँ, राइट, थोड़ी सी। मेरी ज़मीन तो फिर भी 1 करोड़ की है ना सर, तो अगर आपको मैंने थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा ज़्यादा दे दिया तो आप ये थोड़ी बोल सकते हैं 1 करोड़ की ज़मीन 1 करोड़ 30 लाख की हो गई,
जो ज़मीन की वैल्यू है वो तो 1 करोड़ ही है। तो अगर मैंने आपको ज़्यादा शेयर दे दिए तो आपके शेयर का दाम गिर गया, वैल्यू बराबर हो गई, लेकिन आगे चल के क्योंकि आपको ज़्यादा शेयर मिल गए तो आपको बेनिफिट हो जाएगा सर, ऐसा समझ लॉन्ग सकते हैं। टर्म बेनिफिट है इसका। हाँ सर, वैल्यू तो आपको, वैल्यूएशन तो सर बराबर ही है, कंपनी की वैल्यूएशन नहीं बढ़ सकती ना। कहने का मतलब क्या है कि आप नए नोट नहीं छाप सकते ये बोलने के लिए कि अब देश अमीर हो गया। तो इसको मैं ऐसे समझूं कि जैसे स्टॉक स्प्लिट होता है या बोनस होता है, अगर वो ले हम तो उसका लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होगा। राइट राइट राइट। ठीक ठीक, थैंक यू। राइट। और कोई प्रश्न है हमारे मेंबर्स के, कोई भी सवाल है तो सर, वैसे तो हम लोग आज हमने 7:30 तक स्ट्रेच किया। कोई भी और प्रश्न है तो बिल्कुल पूछें सर, नहीं तो हम 1-2 मिनट में सेशन एंड कर देंगे सर। कोई भी कोर्स रिलेटेड किन्हीं मेंबर्स की क्वेरी है तो वो भी डेफिनेटली पूछ सकते हैं, क्या ड्यूरेशन है, कैसे रहेगा। वैसे ये सारे पर्सनल सेशन है, मतलब आप और मैं रहेंगे सिर्फ 1 to 1, और उसके अलावा कोई भी तीसरा मेंबर नहीं रहेगा। तो आप पूरे डिटेल में पूरे अच्छे से हमसे सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। परफेक्ट, कूल देन। तो सर आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे। अगर किन्हीं मेंबर्स को हमारे कोर्स में रुचि है तो डेफिनेटली हमको रीच आउट कर सकते हैं बिफोर 9:30, तो आपको ये प्राइस पे भी कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय। बाय। थैंक्स सर।